हेलो फ्रेंड, मैं हूं वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आज की इस क्लास में हम पूरे सितंबर माह के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, विथ फुल डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरी क्लास देखना ना भूलें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। और यह क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है होयसला मंदिर? तो यह है कर्नाटक राज्य में। क्या है कि कर्नाटक का होयसला मंदिर भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि होयसला मंदिर भारत का चौथे नंबर का विश्व धरोहर स्थल बन गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है, तो वो है 42वें नंबर का। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। 42वां कौन बना है? तो कर्नाटक का होयसला मंदिर। और 41वां पूछे कि 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो वो था रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे होयसला मंदिर के बारे में। होयसला मंदिर के बारे में, तो ये इसे हेलेबीडू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हेलेबीडू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसला राजाओं द्वारा किया गया था। यह मंदिर शिव और विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023? तो यह प्रदान किया गया है वहीदा रहमान जी को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इस बात की जानकारी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर ने दी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है, तो वह है अनुराग ठाकुर। ठीक है, वहीदा रहमान यह सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। ठीक है, वहीदा रहमान क्या है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली 8वीं महिला कलाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए का नगद और एक प्रमाण पत्र और रेशम की एक पट्टिका और 1 साल दिया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में कितनी राशि क्या क्या दिया जाता है, तो एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, 10 लाख की नगद राशि दी जाती है, एक प्रमाण पत्र और रेशम की एक पट्टिका और 1 साल दी जाती है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे जानते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में एक्ट्रेस देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था, तो देविका रानी को। और कब? तो 1969 में। दादा साहब फाल्के घुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम घुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय सिनेमा का जगत कहा जाता है। इनका पूरा नाम घुंडीराज गोविंद फाल्के है। इनको क्या है कि भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्टेचू ऑफ वननेस यानी एकात्मता की मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया है? वो स्टेचू ऑफ वननेस एकात्मता की मूर्ति कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर में क्या है कि स्टेचू ऑफ वननेस स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम का निर्माण किया गया है। इसी एकात्म धाम में 108 फीट ऊंची 12 वर्षीय बालक रूपी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई गई है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो स्टेचू ऑफ वननेस, ये अगर क्वेश्चन पूछे कि स्टेचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा
को स्थापित किया गया है? तो यह आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा को स्थापित किया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है इस स्टेचू की? तो 108 फीट की ऊंचाई है। ठीक है। प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इसमें क्या है कि 88% कॉपर है, 4% जिंक है और 8% टिन को मिलाकर यह प्रतिमा बनाई गई है। चलिए आगे जानते हैं। आगे जानेंगे भारत के प्रमुख स्टेचू के बारे में जानेंगे। तो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो ये रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। और यह कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में है। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यह किसकी प्रतिमा है? तो यह नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। और ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में स्थापित है। ठीक है। स्टेचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे ये किसकी प्रतिमा है? तो यह भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। महाराष्ट्र के कहाँ पे है? लातूर में यह स्थित है प्रतिमा। ठीक है। स्टेचू ऑफ पीस यह किसकी प्रतिमा है? तो यह विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। और यह कहाँ पे है? तो राजस्थान के पाली में यह स्टेचू है। चलिए आगे जानते हैं। आगे स्टेचू ऑफ यूनिटी ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट पूरे जितने भी भारत के प्रमुख स्टेचू हैं उनको वो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता रहता है। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और किसकी प्रतिमा है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। गुजरात के केवड़िया में यह प्रतिमा है। यानी स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो गुजरात के केवड़िया में है। ठीक है। स्टेचू ऑफ बिलीफ यह कहाँ पे है? तो यह राजस्थान के नाथ द्वार में है। और किसकी प्रतिमा है? तो भगवान शिव की प्रतिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत की रैंक क्या है? ठीक है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत की रैंक की बात करें तो भारत चौथे रैंक पे है। तो भारत 52वें रैंक पे है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत 121 देशों में 52वें स्थान पर है। ठीक है। कितने देशों में? तो 121 देशों में चौथे स्थान पे है। तो 52वें स्थान पे है। यह सर्वेक्षण साइबर सुरक्षा फर्म सर्फसार्क द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि डिजिटल क्वालिटी लाइफ टाइम इंडेक्स सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह साइबर सुरक्षा फर्म सर्फसार्क के द्वारा किया जाता है। यह सर्वेक्षण सिंगापुर और सऊदी ठीक है। इस सर्वेक्षण में सिंगापुर और सऊदी अरब को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। चलिए आगे जानते हैं। 2023 के प्रमुख सूचकांक में भारत की रैंक के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। 2023 में जितने भी प्रमुख सूचकांक जारी हुए हैं उसमें भारत की रैंक क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत 161वें स्थान पे है। ठीक है। तो ये जितने भी इसमें क्वेश्चन है परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। तो इसको आप लोग डबल स्टार लगा के रखिएगा। ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में भारत कितने चौथे स्थान पे है? तो यह चौथे स्थान पे है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो ये 66वां है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत कितने स्थान पे है? तो भारत 77वें स्थान पे है। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। सारे जितने भी इंडेक्स हैं ये 2023 के हैं। आगे जानते हैं। विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत 127वें स्थान पे है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108वां है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत 126वें स्थान पे है। इसको भी आप लोग जरूर स्टार लगा लीजिएगा। ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां है। इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की चौथे स्थान पे है। तो भारत तीसरे स्थान पे है। चलिए आगे जानते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। ठीक है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो
क्या है कि नारी शक्ति बंधन विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया, तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा इसको पेश किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे हम। अगला है क्वेश्चन, संजय मिश्रा के स्थान पर ईडी के प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? संजय मिश्रा के स्थान पर ईडी के प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं, तो ये बने हैं राहुल नवीन बने हैं। राहुल नवीन क्या है कि संजय मिश्रा के स्थान पे ईडी के प्रभारी निदेशक बने हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो भारतीय राजस्व सेवा IRS के 1993 बैच के वरिष्ठ अधिकारी राहुल नवीन को ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। तो इसके गठन की बात करें तो गठन 1 मई 1956 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? यह होगा संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा है। किस नाम से? तो संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा है। आगे बढ़ते हैं, पुराने संसद भवन के बारे में जानते हैं। पुराने संसद भवन के बारे में जानते हैं। तो इसका शिलान्यास की बात करें तो 12 फरवरी 1921 में इसका शिलान्यास किया गया था। और किसने किया था? तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसका शिलान्यास किया था। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन एडविन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर के द्वारा इसका जो पुराना हमारा संसद भवन था उसका डिजाइन किया गया था। निर्माण समय की बात करें तो 6 वर्ष का समय लगा था। और यह आकृति में कैसा था? तो यह वृत्ताकार था। उद्घाटन कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और लागत कितना आया था? 83 लाख रुपए का लागत आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी यशोभूमि का उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि IICC के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। तो यह दिल्ली के द्वारका में बना दुनिया का सबसे बड़ा MIC यानी मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। यह कहाँ पे है? तो यह दिल्ली में है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा MICE है। चलिए यह कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है। ठीक है, भारत मंडपम से भी यह कन्वेंशन सेंटर बड़ा है। चलिए आगे जानते हैं। आगे है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया? PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे जानते हैं। 17 सितंबर 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च किया। इस योजना में 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना में देश भर के करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? ठीक है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भारतीय दल के ध्वजवाहक? तो वो बने हैं हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये क्या है? ये दोनों लोग 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक बने हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो एशियाई खेल 2022 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के शहर हांगझोउ
में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है चीन के शहर हांगझोउ में इसका आयोजन किया जा रहा है। और हरमनप्रीत सिंह यह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, और वहीं लवलीना बोरगोहेन यह मुक्केबाज हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों लोग क्या है कि एशियाई खेल में भारतीय दल का ध्वजवाहक बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे कि सिम्बेक्स 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। सिम्बेक्स 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, तो किस देश के बीच शुरू हुआ है, तो सिम्बेक्स तो यह सिंगापुर देश के साथ सिम्बेक्स 23 अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सिम्बेक्स 2023 अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। भारत और सिंगापुर 1994 से सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, तो 1994 से। चलिए आगे जानते हैं, आगे जानेंगे प्रमुख युद्धाभ्यास जो 2023 में प्रमुख युद्धाभ्यास हुए हैं उनके बारे में। तो 7वां अजय वारियर 2023 यह युद्धाभ्यास का किसके बीच हुआ, तो भारत और यूके के बीच हुआ। कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच। 10वां सिलनेक्स 2023 यह किसके बीच हुआ, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। फ्रिंजेक्स 2023 यह किसके बीच हुआ, तो यह भारत और फ्रांस के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 किसके बीच हुआ, तो भारत और जापान के बीच यह युद्धाभ्यास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे कि ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है। ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है, तो ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन सजग शुरू किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल ने 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग चलाया है। इस अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाजों ने भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे हाल ही में आयोजित प्रमुख ऑपरेशनों के बारे में हम जानेंगे। तो ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला गया था, तो ये सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कोई ना कोई अवश्य पूछता है। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला गया, तो यह भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़ कब चलाया गया, तो यह सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत ने क्या है कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो एशिया कप 2023 के बारे में जानते हैं। तो यह 30 अगस्त से 17 सितंबर तक इसको खेला गया था। इसमें पार्टिसिपेट देश थे, 6 पार्टिसिपेट देश थे, और होस्ट किसने किया था, तो पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा इसका होस्ट किया गया था। चैंपियन इसमें कौन रहा था, तो इंडिया इसमें चैंपियन रहा था। किसको हरा के चैंपियन बना, तो श्रीलंका को हरा के चैंपियन बना। और कितने विकेट से, तो 10 विकेट से श्रीलंका को भारत ने हराया था। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले शुभम गिल थे, जिन्होंने 302 रन बनाए। वहीं मोस्ट विकेट लेने वाले तो वो है मथीसा पथिराना, इन्होंने 11 विकेट लिए हैं। मथीसा पथिराना इन्होंने 11 विकेट लिए थे। आगे बढ़ते हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसको मिला, तो वो है कुलदीप यादव जी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का खिताब किनको मिला, तो मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का खिताब मिला। इंडिया ने सबसे ज़्यादा बार एशिया कप जीता है, कितनी बार, तो 8 बार इसने जीता है। 1984 में, 1988 में, 1990 में, 1995 में, 2010 में, 2016 में, 2018 में और 2023 में। कुल 8 बार भारत ने यह टाइटल जीता है। श्रीलंका दूसरे नंबर पे श्रीलंका आता है। श्रीलंका ने 6 बार यह टाइटल जीता है। 1986 में, 1997 में, 2004 में, 2008 में, 2014 में और 2022 में श्रीलंका ने एशिया कप जीता है। पाकिस्तान इस टाइटल को जीतने में दो बार जीता है। कब, 2000 में और 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे हम एशिया कप के बारे में। तो एशिया कप का फुल फॉर्म होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल यह फॉर्मेट ODI एंड T20 होता है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन मतलब पहली बार इसको खेला गया था 1984 में UAE में। ठीक है, पहली बार। और इसका
इसको 19 सितंबर 1983 में इसको बनाया गया था, यानी इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप मतलब यानी 25 इसमें मेंबर्स हैं। बात करें प्रेसिडेंट की तो जैसा प्रेसिडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस बीमारी का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने ट्रूनेट परीक्षण को मंजूरी दी है? ठीक है, किस बीमारी को पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने ट्रूनेट परीक्षण को मंजूरी दी है? तो किस बीमारी के लिए? तो वो है निपाह के लिए। निपाह बीमारी का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने ट्रूनेट परीक्षण को मंजूरी दी है। चलिए डिटेल में आते हैं। ट्रूनेट तेजी से परीक्षण करने, रोग के फैलने पर इसका पता लगाने और तेजी से निवारक उपाय निर्धारित करने में मदद कर सकता है। ठीक है, कौन? तो वो है ट्रूनेट। चलिए आगे जानते हैं। आगे, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अब कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अब कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? तो कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? तो वो है 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने विज्ञान पुरस्कार को 4 श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में बदलने का निर्णय लिया है। ये 4 श्रेणियां इस प्रकार होंगी: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। ये क्या है? इन 4 श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिया जाएगा और यह पुरस्कार 2024 से इसको शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, हर साल 25 विज्ञान श्री, 25 विज्ञान युवा, 3 विज्ञान टीम पुरस्कार दिए जाएंगे। विज्ञान युवा की आयु सीमा 45 वर्ष होगी। ठीक है, विज्ञान युवा की आयु सीमाएं 45 वर्ष होगी, यानी जिनको यह पुरस्कार विज्ञान युवा दिया जाएगा उनकी उम्र 45 वर्ष होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, सीएम के चंद्रशेखर राव ने 24 अक्टूबर से राज्य भर में सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 10 तक में पढ़ने वाले छात्रों के लिए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ साथ अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, एशियन गेम्स 2023 में भारत की घुड़सवारी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? एशियन गेम्स 2023 में भारत की घुड़सवारी टीम ने कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल, भारत के एशियन गेम 2023 में भारत की घुड़सवारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 19वें एशियाई गेम्स में घुड़सवारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो सुदीप्ति हजेला, दिव्यकीर्ति सिंह, हृदय छेड़ा और अनुष अग्रवाल की जोड़ी ने इस इवेंट में 41 साल बाद देश को गोल्ड जीता है। देश के लिए गोल्ड जीता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दिव्या सिंह और रुद्रांश पाटिल ने एशियन गेम 2023 में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत ने एशियाई गेम्स में विमेन क्रिकेट इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछने के लिए पूछ सकता है कि भारत ने एशियाई गेम्स में विमेन क्रिकेट इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो वो गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को कहाँ हरी झंडी दिखाई गई? पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को कहाँ हरी झंडी दिखाई गई? तो कहाँ हरी झंडी दिखाई गई? यह होगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई है। तो कहाँ से दिखाई है? तो नई दिल्ली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे भारत और दुनिया में प्रथम कौन है, उसके बारे में जानते हैं। तो विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो लेह में शुरू की गई थी। ठीक है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो वो जर्मनी में चलाई गई है। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चीन में चलाई गई। दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल कहाँ पे? तो यह जापान में चलाई गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है,
प्रमिला मलिक किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? प्रमिला मलिक किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो यह उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बीजू जनता दल यानी बीजेडी पार्टी के सदस्य प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मई 2023 में विक्रम केसरी अरुखा के इस्तीफा के कारण यह पद रिक्त हुआ था। ठीक है, यह पद किसके इस्तीफे के कारण रिक्त हुआ था? तो विक्रम केसरी अरुखा के इस्तीफे के कारण यह पद रिक्त हुआ था। तो अभी किसको बनाया गया है? तो यह प्रमिला मलिक को उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 किसे चुना गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? तो वो है बाबर आजम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त में चुना गया, अगस्त 2023 के लिए चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वेनेडियम की खोज किस राज्य के तट पर की गई है? वेनेडियम की खोज किस राज्य के तट पे की गई है? तो किस राज्य के तट पे की गई है वेनेडियम की खोज? तो यह किया गया है गुजरात राज्य के तट पे वेनेडियम की खोज की गई है। चलिए आगे जानते हैं। तो इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा हुई है। नमूने भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंभात की खाड़ी में से एकत्रित किए गए हैं। कहाँ से एकत्रित किए गए हैं? तो भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंभात की खाड़ी से एकत्र किए हैं। इसका उद्देश्य इसका उद्योग के कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है और रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो किस देश को सौंपी है भारत ने? तो ब्राजील को सौंपी है। भारत ने यानी भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया था। अब जो 2024 में इसका आयोजन होगा वो किसके द्वारा होगा? तो वो ब्राजील के द्वारा इसका आयोजन यानी ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो G20 समिट के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी। ठीक है, अब ब्राजील 2024 में G20 समिट की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ब्राजील 2024 में G20 समिट की अध्यक्षता करेगा। चलिए G20 के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका G20 का 2023 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो भारत में हुआ था। 2024 में यह ब्राजील में होगा, 2025 में यह दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य में है यह? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, जिसे क्या है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। डिटेल में जानते हैं। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जून 2023 में विजयवाड़ा स्टेशन का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से लैस प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बना था। कब? तो जून 2023 में। चलिए आगे जानते हैं। आगे सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है सैफ? तो यह जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो भारत ने भूटान में आयोजित फाइनल मैच में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर यह यानी सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। भारत का यह 5वां खिताब है। शीर्ष स्कोरर मोहम्मद अरबास रहे हैं जिन्होंने 3 गोल किया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? तो वह है सूरज सिंह। ठीक है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1997 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश 7 हैं। कौन कौन से? भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है और भूटान है। ठीक है,
इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 7 हैं। अध्यक्ष की बात करें तो काजी सलाउद्दीन इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे G20 का 21वां सदस्य कौन कौन बना है। ठीक है, G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? तो G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? तो यह बना है अफ्रीकन यूनियन G20 का 21वां सदस्य बना है। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो G20 समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया। ठीक है, यूनियन को मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को यह फायदा होगा। ठीक है, जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें कितने देश हैं? अगर क्वेश्चन पूछे कि अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं तो इसमें 55 देश हैं। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन हेड अजाली और सोमानी G20 समिट में शामिल हुए थे। ठीक है, कौन शामिल हुए थे? हेड अजाली और सोमानी G20 समिट में शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे अफ्रीकन संघ यानी अफ्रीकन यूनियन के बारे में जानेंगे। तो इसकी स्थापना 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों द्वारा की गई थी। इसमें सदस्य देश की बात करें तो सदस्य देश 55 सदस्य देश हैं। यह संघ अफ्रीका महाद्वीप के देशों से बना है। AU का सचिवालय यानी अफ्रीकन यूनियन का सचिवालय अदीस अबाब इथोपिया में इसका सचिवालय है। और भाषा इसकी कौन सी है? तो अरबी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, पुर्तगाली है, स्पेनिश है और स्वाहिली है इसकी भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है US ओपन? तो यह है कोको गॉफ ने महिला एकल का खिताब जीता है। किसमें? तो US ओपन में महिला एकल का खिताब कोको गॉफ द्वारा जीता गया। ये कहाँ? ये अमेरिका की हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने बेलारूस की एरिना सबालेंका को हराकर US ओपन का खिताब जीता है। 19 साल की गॉफ के करियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। गॉफ 2017 के बाद से पहली अमेरिकी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। चलिए आगे जानते हैं, आगे है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने US ओपन 2023 का खिताब जीता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि पुरुष में US ओपन 2023 का खिताब, पुरुष एकल में US ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता है। फाइनल में इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया था। ठीक है, हराकर यह खिताब जीता है। ये जोकोविच का 24वां ग्रैंड स्लैम है और चौथा US ओपन मेंस सिंगल टाइटल है। इसी के साथ क्या है कि नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेनिस स्टार मार्गरेटा कोर्ट की बराबरी कर ली है। चलिए आगे जानते हैं, आगे डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, वह किस सॉफ्टवेयर के सह निर्माता थे? डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, वह किस सॉफ्टवेयर के सह निर्माता थे? तो किस सॉफ्टवेयर के वो सह निर्माता थे? तो वो थे MS पावरपॉइंट के। ऑप्शन नंबर D सही होगा। ठीक है, डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने रॉबर्ट गस्किंस के साथ मिलकर पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर बनाया था। किसके साथ मिलकर? तो रॉबर्ट गस्किंस के साथ मिलकर इन्होंने पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है मदन लाल रैगर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? मदन लाल रैगर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो किस देश में बने हैं? तो बने हैं कांगो गणराज्य के। कांगो गणराज्य में मदन लाल रैगर भारत के राजदूत बने। सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है? तो यह रखा गया है पंजाब में। ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है, पंजाब के फिरोजपुर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर सिख योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए जा रहे स्मारक की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पे रखी है? तो पंजाब के फिरोजपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भारतीय वायुसेना को एयरबस के द्वारा कौन सा विमान सौंपा गया है? भारतीय वायुसेना को एयरबस के द्वारा कौन सा विमान सौंपा गया है? कौन सा विमान सौंपा गया है? तो वह सौंपा गया है C295 सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर
ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने भारत को पहला C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयर लिफ्ट प्लेन सौंप दिया है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्पेन में सेविले शहर में इस प्लेन को रिसीव किया है। कहाँ पे? तो यह स्पेन के सेविले शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह किरण जॉर्ज ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर काबिज किरण जॉर्ज ने जापान के कू ताकाहाशी को हराया है। किसको हराया? तो जापान के कू ताकाहाशी को हराकर यह खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रुद्र वीणा के प्रतिपादक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? रुद्र वीणा के प्रतिपादक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कौन थे वो? तो वो थे अली जकी हैदर। अली जकी हैदर रुद्र वीणा के प्रतिपादक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत में कहाँ से शुरू होगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत में कहाँ से शुरू होगा? तो कहाँ से शुरू होगा? यह होगा मुंबई से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। चलिए G20 समिट 2023 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। कब की गई? तो G20 समिट में, G20 2023 के समिट में इसको बनाने की घोषणा की गई। इस कॉरिडोर में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। यह कॉरिडोर भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता है। यह कॉरिडोर भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता है। यह कॉरिडोर 6000 किमी लंबा होगा। यह कॉरिडोर 6000 किमी लंबा होगा। इसमें 3500 किमी समुद्री मार्ग शामिल होगा। ठीक है। यह मार्ग क्या है कि 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग भी इसमें शामिल होगा। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा रजनीश कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? थरमन शनमुगरत्नम। ये क्या है कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। वह सिंगापुर के होते हैं तो 9वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 8वें राष्ट्रपति हलीमा याकूबा, ये कहाँ के थे? तो भारतीय मूल के थे, की जगह ली है। ठीक है। किसकी जगह ली है? तो हलीमा याकूबा की जगह ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसरो ने आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? इसरो ने आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। ठीक है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में जानते हैं। तो इसका लॉन्च 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पे इसका लॉन्च किया गया था। ठीक है। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। ये कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-57 का एक्सेल वर्जन था, इससे लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजिद थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो वो निगार साजिद थी। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। यह करीब 4 महीने बाद लैंगरेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। यह कितने महीने बाद? तो 4 महीने बाद लैंगरेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहाँ से सूर्य पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। ठीक है जी। यह जो लैंगरेंज पॉइंट 1 है, ये इस पे क्या है कि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते ये सूरज का अध्ययन करना यहाँ से आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? डूरंड कप 2023 का खिताब किसने
जीता है। तो डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वह मोहन बागान ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 132वां डूरंड कप 2023 के बारे में चलिए जानते हैं। तो इसका आयोजन 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक किया गया है। ठीक है, स्थान की बात करें तो कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, टीमों की बात करें तो 24 टीमें इसमें भाग ली हैं। चैंपियंस कौन रहा है? तो मोहन बागान 17वां खिताब इन्होंने जीता है। मोहन बागान ने यह 17वां खिताब जीता है। चलिए आगे जानते हैं। रनअप रही पूर्वी बंगाल, इसका रनअप यानी किसको हरा के मोहन बागान ने जीता? तो वो पूर्वी बंगाल को। कितने मैच खेले गए? तो 42 मैच खेले गए। विजेता राशि है 60 लाख। इसमें जीतने वाले टीम को 60 लाख रुपए मिलेंगे और जो सेकंड उप विजेता रहेगा उसको विजेता टीम को 60 लाख मिलेंगे और उप विजेता को 30 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, मुख्यमंत्री सबल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सबल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सबल योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ 4 सितंबर 2023 को किया गया। DCM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के नादैन में मुख्यमंत्री खेल क्षमताओं, पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजनाओं का उद्घाटन किया। सबल योजना का लक्ष्य दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में सुधार लाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत का पहला UPI ATM कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला UPI ATM कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला UPI ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह मुंबई में इसको लॉन्च किया गया। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है। किस कंपनी ने? तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज कंपनी के द्वारा भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया है। कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर ATM का नाम हिताची मनी स्पॉट UPI ATM रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं FTII के नए अध्यक्ष? तो यह बने हैं R माधवन। R माधवन क्या है? FTII के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो अभिनेता और फिल्म निर्माता R माधवन ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? तो R माधवन को। ठीक है, इससे पहले फिल्म निर्माता शेखर कपूर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर बात करें कि R माधवन से पहले कौन थे तो वो है शेखर कपूर थे। हाल ही में R माधवन की रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। किस में? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक फिल्म संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। निदेशक भूपेंद्र कैथोला इसके निदेशक हैं। पहले नई दिल्ली में यह काम कर रहा था। 1974 से यह पुणे में स्थापित हो गया है, यानी अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पुणे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। इनका संबंध किस राज्य से? प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध किस राज्य से है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली 23 साल की प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस देश ने अपना मून मिशन SLIM लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? तो वह जापान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने अपना मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है। मून मिशन का नाम क्या है? तो मून स्नाइपर लॉन्च किया है। नेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H-11A रॉकेट के जरिए यह लॉन्चिंग की गई है। अगर जापान का यह मिशन सफल रहता है तो वह चांद पर उतरने वाला 5वां देश बन जाएगा। जापान
कि इस मिशन पर करीब 102 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ है। तो कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो यह जकार्ता में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 5 से 7 सितंबर तक जकार्ता में संपन्न हुआ है। यह शिखर वार्ता दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के संदर्भ में हो रही है। इसके लिए किस कारण हो रही है, तो दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते तनाव के संदर्भ में यह वार्ता शिखर वार्ता हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आसियान के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। सचिव यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जकार्ता में इसका मुख्यालय है। महासचिव काओ किम होर्न इसके महासचिव है। चलिए आगे जानते हैं। आगे नाभ मित्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। नाभ मित्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो कहाँ पे किया गया नाभ मित्र का सफल परीक्षण, तो यह केरल में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे नाभ मित्र मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण है। इसे इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया है। यह मछुआरों की सुरक्षा के लिए समुद्र से और समुद्र तक दो तरफा संदेश सेवाएं सक्षम बनाता है। मौसम और चक्रवात की चेतावनी स्थानीय भाषाओं में दी जाएगी। इसके द्वारा मौसम और चक्रवात की चेतावनी स्थानीय भाषाओं द्वारा दी जाएगी। अगला है एन वलारमथी का निधन हो गया, वह कौन थी। एन वलारमथी का निधन हो गया, वह कौन थी, तो वह कौन थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वह वैज्ञानिक थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए डिटेल से जानते हैं। चंद्रयान 3 में अहम भूमिका निभाने वाली इसरो की वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन हो गया है। एन वलारमथी ने इसरो के कई मिशन में काम डाउन के समय अपनी आवाज़ दी थी। ठीक है, जब कोई भी सैटेलाइट या लॉन्च किया जाता था तो आपने लास्ट में काम डाउन सुना होगा, वो किसकी आवाज़ थी, तो वो एन वलारमथी जी का आवाज़ था। उनका अब निधन हो गया। उन्होंने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय आखिरी बार आवाज़ दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो कहाँ पे स्थापित की गई है, तो यह नई दिल्ली में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिटेल से जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा को भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया, तो नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया। यह मूर्ति 8 धातुओं से बनी है। इसमें तांबा, जस्ता, शीशा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। भारत मंडपम में 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है, तो किस फिल्म के लिए मिली है, तो 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए भारत ऑफिशियल एंट्री मिली है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो 2024 में ऑस्कर पुरस्कार में अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। एंथानी जोसेफ द्वारा निर्देशित यह फिल्म केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान की कहानियों को बयां करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2018 एवरीवन इज अ हीरो में टोविनो थॉमस, कुंचाको बोबन, तन्वीराम और अपर्णा बालामुरली जैसे कई कलाकार हैं। इसमें कलाकार कौन कौन से हैं, तो है टोविनो थॉमस, कुंचाको बोबन, तन्वीराम और अपर्णा बालामुरली, ये इस फिल्म के कलाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर का उद्घाटन सोलर सिटी के रूप में किया है। शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर का उद्घाटन सोलर सिटी के रूप में किया है, तो किस शहर का उद्घाटन किया है, तो यह है सांची का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए डिटेल में जाते हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर को मध्य प्रदेश के सांची में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किस राज्य के रायगढ़ा साल और कोरापुट के काला जीरा चावल जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, किस राज्य के रायगढ़ा साल और कोरापुट
के काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य के, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिटेल में जानते हैं। ओडिशा के रायगढ़ जिले के हाथ से बुने हुए शाल को कपड़ागंडा के नाम से जाना जाता है। कपड़ागंडा के नाम से जाना जाता है। कोरापुट जिले का कोरापुट काला जीरा चावल को चावल का राजकुमार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कोरापुट काला जीरा चावल को चावल का राजकुमार कहा जाता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। भारत में जीआई टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेत या पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किया जाता है। ठीक है, जीआई टैग किसके तहत प्रदान किया जाता है? तो 1900 किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है? तो 1999 के तहत यह प्रदान किया जाता है। भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 से प्रभावित हुआ है, यानी 2003 से यह अधिनियम प्रभावित हुआ है। ठीक है, पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रमुख जीआई टैग के बारे में जानते हैं। तो अरुबुर लकड़ी की नक्काशी यह इसको जीआई टैग की मिला है। यह कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु का है। इडू मिसमी टेक्सटाइल यह कहाँ का है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको जीआई टैग मिला है। ओडिशा का रसगुल्ला, इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? ओडिशा का है। मिथिला मखाना इसको जीआई टैग मिला है, यह बिहार से संबंधित है। सोहराई खोवर पेंटिंग यह कहाँ से संबंधित है? तो यह झारखंड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया, वह वर्तमान में किस पद पर थे? अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया, वह वर्तमान में किस पद पर थे? तो किस पद पे थे अरुण कुमार सिन्हा? तो यह थे एसपीजी महानिदेशक थे। एसपीजी के महानिदेशक थे अरुण कुमार सिन्हा जिनका निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अरुण कुमार सिन्हा का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सिन्हा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक थे। एसपीजी की शुरुआत की बात करें तो 1986 में एसपीजी की शुरुआत हुई थी। इसे भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? ठीक है, चोकुआ चावल को जीआई टैग, किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के मिला है? यह मिला है असम के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चोकुआ चावल को मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। चावल की इस किस्म की खेती विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में की जाती है। असम के तिनसुकिया, घेमाजी, डिब्रूगढ़ क्षेत्र में यह चावल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कहाँ की है? तो यह कनाडा की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए आईसीसी की पात्रता को पूरा करने के बाद कनाडा की महिला टीम में इनको चुना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेजर ध्यानचंद म्यूजियम, हॉकी म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? मेजर ध्यानचंद म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह झांसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी में लोकार्पण किया है। हॉकी को समर्पित यह देश का पहला म्यूजियम है। हॉकी को समर्पित यह देश का पहला म्यूजियम है। आगे बढ़ते हैं। आगे रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है जया वर्मा सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जया वर्मा सिन्हा जी रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है। डिटेल में जानते हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा जी को नियुक्ति किया है। ठीक है, किसके रूप में? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा अनिल कुमार लाहोटी का जगह लेगी। 1 सितंबर 2023 को यह
पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, यानी इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। वह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वह है जया वर्मा सिन्हा जी। विजय लक्ष्मी विश्वनाथन रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन थी, तो विजय लक्ष्मी विश्वनाथन रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य थी। आगे बढ़ते हैं। आगे, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी का गठन किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी का गठन किया है, तो किसकी अध्यक्षता में किया है, तो वो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, तो आर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन ने 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। ठीक है, इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वह है आचार्य विनोबा भावे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह बने हैं मनीष देसाई जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष देसाई को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत के नए युद्धपोत महेंद्रगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत के नए युद्धपोत महेंद्रगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया, तो कहाँ लॉन्च किया गया है महेंद्रगिरी को, तो इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी को 1 सितंबर 2023 को मुंबई में लॉन्च किया गया। इसका नाम उड़ीसा राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के किस राज्य में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। ठीक है, अमेरिका के किस राज्य में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है, तो किस राज्य कहाँ पे किया गया है, तो वो है अमेरिका का जॉर्जिया। अमेरिका का जो जॉर्जिया राज्य है उसको वहाँ पे क्या है कि अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने राज्य की प्रगति में जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान का जश्न मनाने के लिए अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिटेल में जानते हैं। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का फैसला किया है। योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसे और भी लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक को लेकर।